find the logistics in terms of the technology, और अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी और लॉजिस्टिक्स थी वो लाइन हॉल से लेके लास्ट माइल तक बहुत ही वेरी कर रही है. So this is something, and if I just want myself to be tapped in these kind of industries as an employer, so obviously I have to just seek all these technicalities and starting from the last mile to the line. So this is what I'm expecting in this course. अमर इंशाल्लाह ताला ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको. इट वुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ऐसे आप बताया करेंगे लोगों को. जो इसमें पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ जो स्टार्टअप्स हैं ये आपके ही क्लास फेलोज ने हमारी क्लास में डिस्कस हुए हैं, ऐसे ही जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो आप इनमें नाम लें, सेंट का जो एक सेंटेंस सेंटिमेंट्स है, गैगलरी है, ये वो स्टूडेंट हैं जो क्लास में फेसबुक के पेज से डिस्कशन हुआ है, स्टार्ट हुआ है. और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे हैव मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव ओवर 10,000 ऑर्डर्स पर डे. ओवर 10,000. वो मुझे बताते हैं कि सर हम इस वक्त कोप अप नहीं कर सकते हैं. तो हमने लास्ट जब मैंने डीडीएल अभी जो मैं ले रहा हूँ एक एमबीए इवनिंग में, तो हमने उसमें एक ऑनलाइन R2M, ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट पूरा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें कि हम ऑनलाइन फिजिबिलिटी बच्चों से बनवा रहे हैं यूजिंग वन कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज अ स्ट्रेटेजाइजर. जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, शायद एमबीए में किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो, स्ट्रेटेजाइजर, जिसमें कि एक पूरा मैं प्लान बनवाता हूँ बच्चों से, और उसको हमने R2M कहते हैं, राउट टू मार्केट या रूट टू मार्केट. कि आपने दिस इज योर प्रोडक्ट एंड हाउ विल यू डिलीवर दिस प्रोडक्ट टू द मार्केट. तो इसका पूरा ऑनलाइन एक strategizer.com है. वहाँ पर जाकर फिर उसके मुख्तलिफ पैनल्स होंगे, उसमें आप एंट्री करेंगे और फिर आप उसके बाद कुछ लोगों से इंटरव्यू करेंगे. हु आर माई कस्टमर्स, मटीरियल्स कैसे आएंगे, रेवेन्यू का जो है वो लाइन कैसे बनेगी, रेवेन्यू चैनल कैसे डेवलप होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, मार्जिन सेटअप कैसे होगा, इसके ऊपर वो पूरा मॉडल बनता है. तो वो होपफुली इंशाल्लाह वो हम मेरी इसी जो मैंने आपसे कहा, बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स और दीज प्रोजेक्ट, नॉट अ प्रोजेक्ट एज असाइनमेंट, बच्चों ने जो है वो बिजनेस शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड. तो बताते हैं तो खुशी होती है कि सर हमारे पास इतने इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और बहुत ही छोटे से शुरू किया. और जो मॉडल स्टार्टअप लिए हैं वो बहुत इनिशियली तो लोगों ने फेसबुक के पेज से शुरू किया था. तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि अपने जहन में रखें कि हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए. और जाहिर है कि आईबीए एक बहुत अच्छे बिजनेस मैनेजर के साथ साथ हमें बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करनी कि, और हमारे पास काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स अपनी क्लास में भी हैं, उनसे भी सीखना चाहिए. आई एम ऑल्सो अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, तो मैं भी खुद अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा. हम भी अपने कैसे कोई मॉडल्स बनाते हैं. हम काफ़ी इसके ऊपर मैं आई एम वर्किंग ऑन इंक्यूबेशन. फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट एंजल इन्वेस्टर का मैं प्लान कर रहा हूँ कि हमें लाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, या स्टॉक ऑप्शंस की बात करनी चाहिए. तो जो लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है उनको अपना टारगेट ये लेना चाहिए कि हमें इन दिस फ्रॉम दिस ड्यूरिंग दिस आईबीए मुझे अपना कोई एक स्टार्टअप शुरू करना है. तो सोचेंगे तो होगा, अदरवाइज सोचना ही नहीं शुरू किया तो कैसे होगा. हम तो ये सोचते हैं कि जल्दी से एमबीए हो और कंपनी में मैं वो एमबीए की डिग्री जमा कराऊं, प्रमोशन हो और मुझे गाड़ी मिल जाए. तो उससे निकलना है. ठीक है. Exactly, sir. Exactly, sir. है ना. And one thing more that although I'm from the MBA evening, yet I took the supply chain in the executive, and I'm seeing the similar faces. Although I don't know them, somewhat like Khalid Amin and all these people were already in the supply chain course earlier in the executive too. So Yes. it would be a good connect to have. Yes, great. जी जनाब, next. Assalamu alaikum. जी. My name is Ehsan Anwar, and my last qualification is Masters in Mechanical Engineering. And currently, I am working in Packages Group as an Assistant Manager Supply Chain Management. And my expectation from this course is to improve my existing knowledge and to learn some new tools in order to improve my knowledge base. And the purpose too of this course is because of Sir you Faisal Jalal साहब, ये कुछ ना कुछ आपसे नया सीखने को मिलता ही रहता है. तो और फील्ड भी रिलेटेड है. तो दैट्स ऑल. थैंक यू.
ऐसा ना, आपने बुल्ले शाह पे काफी काम किया था ना, बुल्ले शाह के आपने जो मॉडल बनाए, ये आपने अपनी मैनेजमेंट से शेयर किए हैं कि यू डिड वेरी गुड इन बुल्ले जो असाइनमेंट्स, तो ये आपने बताया है कि ऐसी चीजें आपने आउटकम निकाला है बहुत जबरदस्त किस्म के? जी सर, मैनेजमेंट से जो है बिल्कुल शेयरिंग होती रहती है, तो उस पे हम काम भी कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी तो देखिए सर, थैंक यू। गुड। जी, अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। आई एम अनीका सलीम जी और मेरी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग है एनईडी यूनिवर्सिटी से। करंटली मैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रही हूँ स्वीस सर्दर्न गैस कंपनी में इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है सर, जैसे मेरे दूसरे फेलो कॉलीग्स ने बोला है, इसी तरह जैसे इंडस्ट्री 4.0 है वो किस यस तरह, हाउ इज इट टेकिंग द डाउनस्ट्रीम लाइक बिजनेस सेक्टर, और जो रोबोटाइजेशन है या ऑटोमेशन हो रही है इंडस्ट्रीज में, ऑफ कोर्स वो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट से बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स आपसे एक्सपेक्टेड ही हैं कि आप हमें बताएंगे कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है और डिफरेंट मेथड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। राइट। अच्छा देखिए, इंडस्ट्री 4.0 इज अ बज़वर्ड जिसके ऊपर हमने कुछ, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया है एट आईबीए, और इसके ऊपर मैं कुछ बात आपसे करना चाहूंगा। इंडस्ट्री 4.0 पे ही फिर अब सप्लाई चेन 4.0 की बात भी हो रही है कि जी इसके सर। लेयर्स कैसे बनेंगी, और ये फिजिकल से इंफॉर्मेशन और फिर कैसे जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ बात यकीनन हम अपने सेशंस के दौरान ही, जब हम ये जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउसिंग, तो हम देखेंगे हाउ कैन वी डिस्कस और अप्लाई दिस 4.0 इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट इन वेयर हाउसिंग। तो वो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा है, एमबीए इवनिंग का है, और ये तो वो उनको इंडस्ट्री 4.0 पे काम करना चाहिए। इट्स न्यू फील्ड जो इस पे हम, मैंने तो अभी प्रोजेक्ट कुछ शुरू किए हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स आईबीएम में। सर शायद एग्जीक्यूटिव में भी एक दो लोगों ने इंडस्ट्री 4.0 के टॉपिक उठाए हैं जी जी, एज फार एज आई नो। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Assalamualaikum, जी वालेकुम सलाम। sir. This is Salman Ahmed. I took supply chain course from you in last summer, and unfortunately that was also online. And now the second course is also started with an online class. So hopefully to see you in the physical class. Sir, I did my bachelor's in electrical engineering from Kennedy University back in 2011. And right now I'm working in United Energy Pakistan Limited, an upstream oil and gas company, which was previously British Petroleum. Aspirations from this course, sir, three expectations that I have. In the supply chain, we learned a lot from you about the overall supply chain management, the key aspects of supply chain, and few new concepts that were actually not new to me. Now, taking this course, I would like to have a bit of an in-depth knowledge of the logistics parts in the supply chain, how it is the whole supply chain, the technological advancements that are taking place in the logistics, because technology is overtaking, particularly after the pandemic. In the new normal, there are very different things going on in every department and in every aspect of the business. So, would like to learn how logistics is being affected by that. And thirdly, the technicalities of logistics, because ठीक है। अच्छा, तो सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू, अब ये आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? और हम ये आपसे पूछेंगे। मैंने आपसे कहा दिस इज अ पॉइंट ऑफ मार्कर इज टू थिक, point of origin to point of consumption. राबिया, मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? रुबीना, सॉरी रुबीना, सर। रुबीना बेटा, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। तो आप ना क्या कहते हैं, जो लोगों को बार बार आ रहे हैं या जा रहे हैं ना, फिर आप उनको एंटर वगैरह करती रहिएगा प्लीज, है मेरी जरा हेल्प हो जाएगी, ठीक है? जो भी आ रहा है ना, फिर मैं बीच में रुकूंगा नहीं, है? ये मैंने आपको को होस्ट बना दिया है।
ठीक है, तो आप किसी को क्लास से निकाल भी सकती हैं, रख भी सकती हैं, ठीक। अच्छा, और माइक भी म्यूट कर सकती हैं। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, एंटायर लाइफ यही होती है ना, यहाँ से शुरू होती है एंड इट्स एंड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इट पास थ्रू 3 स्टेजेस। यानी किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में 3 मरहले आते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। कौन कौन से होते हैं? Sir, Store, inbound logistics. processing and outcome. हाँ, क्या क्या होता है? देखो Input, raw material, processing and the final product. अच्छा, ये देखो, ये तो हमने उसके, मैं बात कर रहा हूँ कि इस ओरिजिन से लेकर और कंजम्पशन तक वो किस मरहलों से गुजर रही होती है? ट्रांसफॉर्मेशन जी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, एक तो ये होता है, देखो अगर इस प्रोडक्ट को लें, इस प्रोडक्ट की बात करें, मोबाइल की बात कर लेते हैं या कोई और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, राइट। तो पहला जो स्टेज इसके अंदर होता है, ये प्रोडक्ट या तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी या वो प्रोडक्ट रेस्ट कर रही होगी या वो प्रोडक्ट मूव कर रही होगी। इसके अलावा कोई काम होता है किसी भी प्रोडक्ट की जिंदगी में? जी, नो सर। नो सर। तो इट मींस either a transformation is happening, it means transformation का मतलब some changes are happened, right? कोई बदली, right? Otherwise this product is resting means ऐसे ही, because for rest you need some place, that is a storage, right? Or is it clear? यस सर Or if or the product is moving means In transit. transportation, or transformation means, ट्रांसपोर्टेशन सर हाँ, transportation, right? और transformation means manufacturing, ऐसे ही। या तो वो प्रोडक्ट किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, अदरवाइज वो प्रोडक्ट इज रेस्टिंग इन द स्टोर और दैट प्रोडक्ट इज मूविंग। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो इन चीजों के बगैर आप तक पहुंची हो? नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट सर नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे, लॉजिस्टिक्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। दैट्स व्हाई लॉजिस्टिक्स के कोर्स का एक और नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट। ये भी कोर्स है, सेम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को कहते हैं। तो जहां हम लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट। बात क्लियर हुई है? तो दो ही चीजें कि पूरी एंटायर लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, 3 थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और जब इन सब सारी चीजों को जमा कर लेते हैं तो हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? Supply chain. सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हम, अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने आपसे कहा था, इस क्या बातें मैंने आपसे हमेशा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए क्या कहा था कि इट्स अ मैटर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड थिंग्स। ये सारी चीजें अलग अलग तो हमेशा ही हो रही होती हैं, याद है? और जब अलग अलग होती हैं तो ये कौन से क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती थी ये? फंक्शन। और जब ऐसे होते हैं तो क्या कहलाते हैं अब्दुल्ला? ये सिस्टम। हाँ, सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल। और इसको कहते थे प्रोसेस अप्रोच, याद है आपको?
फंक्शन और प्रोसेस का हमने फर्क पढ़ा था। फंक्शन होते हैं साइलोज में। So when we talk about supply chain management, basically we are talking about integration. याद आ रही है? सब भूल रहे हैं पुराना ऐसे। तो in logistics we will be covering this transportation and warehousing. अच्छा, अब देखें, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी और मैं वापस जाऊं और मैं आपसे कहूं कि लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमने एक बात हमेशा आपसे कही, वी ऑल आर वर्किंग फॉर द कस्टमर। याद है आपको? बताइए। Yes, sir. We all Yes, sir. are working for the customer, because you know, if customer will not buy your product, what will happen? Your entire supply chain Will be disturbed. डिमांड कम हो जाएगी, जी supply chain derivative है वो खत्म हो जाएगी। It means we need to identify processes by which customer demands are met are critical importance to the organization. क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ऐसे ही। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपसे लॉजिस्टिक्स की, तो आपको नहीं लगता लॉजिस्टिक्स इज द थ्रेड दैट कनेक्ट्स these processes to cost effectively create the time and place utility essential for customer satisfaction? Because you know, if the product is manufactured but it is not available at the point of consumption, do you think it has some use? Is a purpose? नो सर No sir. No, sir. No sir. Purpose कब सर्व होता है? When the product is available At the right place at the right time. yes, yes. इसका मतलब है कि the important thing are place and time, or in other words, where and so when if the product is अब आप सोचना शुरू करें, वापस जाएं। आपने कहा, मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूं, you order a pizza, right? And आपने ऑर्डर दिया, right product is delivered but not at your place, delivered to your neighbor. It means, are you satisfied? What will happen? क्या होगा? Customer will not be satisfied. Yes. अच्छा, अब ये प्लेस को यानी आप तक पहुंचाने में किसका किरदार है? सर डिलीवरी पर्सन सर। Logistics, लॉजिस्टिक्स में क्या चीज? transportation. आप सोचें, अगर ये नहीं लेकर आता तो देखिए, पिज्जा मैन्युफैक्चरर का कोई कसूर नहीं है, उसने तो जिस वक्त अवन से निकाला है, राइट प्रोडक्ट थी, राइट शेप था, सब कुछ था, ये लाने में दूसरी जगह डिलीवर कर दिया तो नाराजगी आपकी हो गई। इट मींस कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ wrong delivery. And who delivered at the wrong place? Transportation. ऐसे ही हो रहा है। yes, और अगर यही बंदा लेट डिलीवर करता है, आप नाराज होते हैं, खुश होते हैं? बिल्कुल सर, तब भी सेम ही है, नाराज होता है। नाराज होता है सर। अच्छा, जब नाराज हो रहे हैं तो फिर कसूर किसका हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये किताबों में 2 लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प अस इन 2 utilities, place and time. I said no, another utility which is known as the form utility. पिज्जा लेकर आए और यूं झूलता हुआ लेके आ रहा है, घुमाता हुआ। जब आपने डब्बा खोला तो पिज्जा का सारा जो चीज आपने एडिशनल टॉपिंग कराई थी वो बॉक्स के टॉप पे लगी हुई है। वुड यू बी सेटिस्फाइड? क्या कहेंगे आप? की कंडीशन या उसकी फॉर्म सही नहीं, फॉर्म सही नहीं है, तो जिस शेप में रिक्वायर्ड था वो शेप में नहीं था। यस, इवन सर अगर केक की डिलीवरी हो रही हो तो केक तो पूरा रुइंड हो जाएगा। जी,
तो आप नाराज होंगे या नहीं होंगे? अच्छा अब क्या होगा? अच्छा आप देखें, गलती ट्रांसपोर्टर की थी, ट्रांसपोर्टेशन की थी, आप बुरा किसको कह रहे हैं? पिज्जा सप्लायर को। सप्लायर, अबे यार प्रोडक्ट ही सही नहीं आती इनकी। तो इट मींस आई कैन से आई कैन एज अ लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। मेरा काम खाली वो क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं, आपके जहन में तो एक खान साहब आते हैं, आपके जहन में तो ट्रक ड्राइवर आता है, आपके जहन में तो ट्रक आता है। Transportation is much more than only Khan Sahab and truck. So it means in logistics there are 4 P's of marketing. याद है आपको? पढ़े हैं सर ने, आपको पढ़ाएं? सर पहला तो प्राइस था, प्लेसमेंट, प्लेस और क्या था? प्रोडक्ट। सर सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और प्रमोशन। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर मेरा रोल है एज अ लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट? यस। अच्छा साथ साथ आप तो खाली कह रहे हैं मेरा यहाँ रोल है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने कहा परसेंटेज कॉस्ट, प्रोडक्ट सब में रोल है, प्राइस सब में रोल है, प्राइस में भी रोल है सर, सब में रोल है। यस सब में रोल है। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं जरा सा देखता हूं व्हाट वी विल कवर इन आवर कोर्स, राइट? हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये वो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो आपके साथ रहनी चाहिए, और हम में से कोई एक इसकी पिक्चर भी ले लेगा ताकि हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। DDL, Dynamics of Distribution and Logistics, what we will cover in this course, right? तो हमने पहली बात जो मैंने आपसे की कि जो हमें चीजें देखनी चाहिए, आप खुद अभी कहेंगे कि सर मेरा ख्याल है हमें ये करना चाहिए। 2 बातें तो मैंने आपसे कह दी। मैंने आपसे कहा वेयर हाउसिंग, ऐसे ही कहा वेयर हाउसिंग, और मैंने आपसे कहा यहां तक बात समझ में आ रही? जी सर। अब बात ये हुई कि ये दीज आर नॉट जस्ट 2 टॉपिक्स, राइट? इनके अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट अनफोल्डिंग these 2 टॉपिक्स। तो पहला जो मुझे एक जहन में आता है, जो मैं बात करना शुरू करता हूं और मैं सोचता हूं कि आपको नहीं लगता कि हमें वी आर प्लेइंग अ रोल इन कस्टमर सर्विस? क्या ख्याल है? यस सर। तो इसका मतलब है वी शुड लर्न another topic which is known as customer service. अच्छा कस्टमर सर्विस में मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मुझे प्री कस्टमर सर्विस पढ़नी चाहिए, ट्रांजैक्शन वाली पढ़नी चाहिए, पोस्ट पढ़नी चाहिए? क्या ख्याल है? पोस्ट भी पढ़नी चाहिए, सारी पढ़नी चाहिए, सारी पढ़नी चाहिए, तीनों पढ़नी चाहिए, ऐसे ही है? यस। मुझे सर्विस के स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने चाहिए, बताते जाइए, क्या ख्याल है? यस सर। मुझे सर्विस में बेंचमार्किंग भी पढ़नी चाहिए? यस सर। क्या ख्याल है? मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स भी पढ़नी चाहिए। What can be the implementation techniques? Training, education? बात नहीं समझ में आ रही जी? क्लियर है? अच्छा यहाँ पर मुझे सर्विसेज के प्रोसेसेस भी पढ़ने चाहिए जी? अच्छा सर्विस प्रोसेस जब मैं देख रहा हूं तो मुझे प्रोसेस में एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही होगा? मुझे कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए भी बातें शुरू करनी पड़ेंगी, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा कंपेटिटर कैसे कर रहा है।
अच्छा, वेयर हाउसिंग की जब मैं बात करूंगा तो वेयर हाउसिंग तो खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, ऐसे ही। तो वेयर हाउसिंग पे मुझे क्या क्या देखना है, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, तो वेयर हाउसिंग में क्या क्या देखना चाहिए? स्टोरेज। अच्छा देखो, मैं ना जरा सुनिएगा, वेयर हाउसिंग पे ना जैसी मैंने बात की ना, तो हमने इसका एक नया लोगो दिया। हमने कहना शुरू किया, वेयर हाउसिंग से आपके जहन में आता है स्टोरेज। मैं कह रहा हूं a role beyond storage. It means I'm not taking this warehousing as a cost center. We are considering this warehousing as a flow through. Flow through means how can we make money from warehousing? तो वेयर हाउसिंग की जब भी मैं बात करना शुरू करूंगा तो वेयर हाउसिंग में सबसे पहले तो मुझे वेयर हाउसिंग में पढ़ना चाहिए लोकेशन, ऐसे ही है। मुझे वेयर हाउस बनाना कहां चाहिए? यस सर। तो वेयर हाउसिंग के लोकेशन सिलेक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस लोकेशन सिलेक्शन टेक्निक्स, कौन सी साइंटिफिक मेथड्स हैं, कैसे वी विल यूज सम इंट्यूटिव टेक्निक्स कि वेयर वी शुड हैव वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ आवर वेयर हाउस। समझ रहे बात? और सर नंबर ऑफ वेयर हाउसेस भी होंगे इसमें। अब नीचे आते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे लोकेशन बनाना कहाँ है। इसके नीचे फिर कहीं मुझे बात करनी चाहिए नंबर ऑफ वेयर हाउस, मुझे साइज ऑफ वेयर हाउस भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, मुझे वेयर हाउस की स्ट्रेटजीज भी बनानी चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? आइदर वी शुड हैव आवर ओन वेयर हाउस और अ पब्लिक वेयर हाउस और अ प्राइवेट वेयर हाउस और अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस और थर्ड पार्टी है ना। तो यहाँ पर मुझे कोई वेयर हाउस लेआउट भी आ जाएगा इसमें, लेआउट और नीचे आएगा, आहिस्ता 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 नीचे आएंगे, आहिस्ता नीचे आएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे नीचे आते हैं। पहले सबसे पहले क्या करें, देखो याद रखेंगे हमेशा जब आपको आपके टीचर ने पढ़ाया उन्होंने हमेशा कहा हर चीज ऐसे पढ़ा करो। few things strategic, few things are tactical and few matters are operational. तो this decision of a selection of a warehouse is a strategic decision. Yes, क्योंकि इसकी रिवर्स की कॉस्ट बहुत बड़ी होती, ऐसे ही। तो हमने सबसे पहले वेयर हाउस को लोकेशन पढ़ेंगे। We will learn how to select the warehouse location. Then either we should have this warehouse our own property or it can be a contracted warehouse or a private warehouse or the public warehouse. तो हमें ये सारे warehouses की डिफरेंस पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि जी ये warehouse का, इसको बोलते हैं warehouse strategies of a warehouse। अब और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, और फिर एक और कॉन्सेप्ट हम अपना खुद बना लेंगे, हाइब्रिड, समवॉट प्राइवेट समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो मैं आपका कैसे कहूंगा, आप कहेंगे, अब मैं ये टेक्निक्स आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ना सबसे पहले हमें निकालनी चाहिए कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आपने कहा कि सर एंटायर एयर जो है ना हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे होती है। तो मैं कहूंगा यार ऐसा करते हैं, इस क्वांटिटी पे ना हम अपना वेयर हाउस प्राइवेट बना लेते हैं, और ये वाला जो है इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड। क्योंकि अगर इस पे बना लेते हैं तो ये वाला जो जाया होता रहेगा पूरे साल। आर यू विद मी? यस सर। अच्छा, अब ये टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा रॉबिंग क्या होती, ठीक है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हम कोई 6-7 टेक्निक्स स्ट्रेटेजी जो है इसकी देखेंगे। मिक्सिंग क्या होगी, ठीक है, ब्रेक बल्क क्या होगा, इसकी सारी टेक्निक्स हमें समझनी होंगी थोड़ी सी। अच्छा, अब हमारा वेयर हाउस हमने देखो, अब सुनना,
we have decided we have a warehouse at North Karachi industrial area. Location final हो गया. Because of the lack of resources or maybe because of the cash flow, we have decided we will go for a private warehouse, and we will have one warehouse, and the size of warehouse would be 15,000 square feet. ये सारे डिसीजन निकला है जी. जी सर. जब ये बात यहाँ फाइनल हो जाएगी तो फिर हमारा नेक्स्ट काम शुरू हो जाएगा वेयरहाउस का. उसको बोलेंगे उसको क्या कहेंगे? लेआउट सर. लेआउट बनाएंगे. अब लेआउट बनाना शुरू करेंगे. अच्छा, लेआउट में मैंने आपको बताया था, याद है लेआउट कौन कौन से होते हैं? जरा अगर आपको याद हो तो बताइए क्या कौन कौन से होते हैं. यू शेप का एक और एल शेप का और एक आई शेप. यस, वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, अब ये वेयरहाउस हमने बनाना शुरू कर दिए. उसके बाद क्या होगा? लेआउट बनाना शुरू कर दिया. फिर क्या होगा? जब लेआउट बन जाएगा तो लेआउट के अंदर चलेंगे और फिर देखेंगे कि लेआउट में कौन सा एरिया फिक्स किया है किस पर्पस के लिए. याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था वेयर हाउस में पहला ऑपरेशन कौन सा होता है? रिसीविंग. वेरी गुड. रिसीविंग. लेआउट का पहला एरिया होता है, उसको हम कहते हैं रिसीविंग. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, रिसीविंग से भी पहले एक और होता है बेटा, भूल गई हैं, अनलोडिंग. जी, थोड़ा सा माइक अपना म्यूट पे रखेंगे. अच्छा, अनलोडिंग होता है, फिर रिसीविंग होता है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? पुट अवे होता है. याद आ रहा है? भूल रहे हैं? फिर मेन स्टोरेज होता है. याद आ रहा है? भूल रहे हैं कुछ? फिर पिकिंग होता है. फिर क्या होता है? मार्शलिंग होता है. फिर शिपिंग होता है. याद आ रहा है कुछ? तो ये लेआउट, वी विल डिजाइन द लेआउट. इन लेआउट वी विल डिसाइड किस साइज के लिए, किस लोकेशन के लिए, किसके लिए कैसे जगह रखनी है. अच्छा, लेआउट में एक और इंपॉर्टेंट चीज वी विल स्टडी विच इज लोकेशन मार्किंग. आपने कहा ना इस प्लेस को मैंने नाम दे दिया A13.2. तो इसका मतलब है यहां पर अब मैं देखना शुरू करूंगा कि मुझे फिक्स लोकेशन पे जाना है या रैंडम लोकेशन पे जाना है. सर, और थ्रू सिस्टम भी होता है कि बिन्स डिफाइन होते हैं. जी, उसको कहते हैं WMS, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. यस, वी विल लर्न. आई विल एक्सप्लेन. हम इस वक्त एक दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. जो कंपनी जो वेयर हाउसिंग पे काम कर रही है, $1 बिलियन वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसको हम वेट कर रहे हैं. तो आई विल शेयर एक्सपीरियंस के वेयर हाउस मैनेजमेंट में हम कैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. अब लोकेशन मार्क हो गई है वेयर हाउस के अंदर, आपने स्पेस आइडेंटिफाई कर दिया है, किसके लिए पैलेट लोकेशंस, पैलेट स्पेस, ये सारी बातें करेंगे. अच्छा, जब ये सारी बातें हो जाएंगी, देन वी विल गो फॉर ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में हम पढ़ रहे होंगे पिकिंग क्या होती है. बात समझ में आ रही है जी? यस सर. अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे यहां पर जो चीजें और देखनी है वो देखना है ऑक्यूपेंसी. वेयर हाउस में मुझे पढ़ना है ऑक्यूपेंसी. Occupancy means what is the space utilization. If the room size is 16 by 16, the top का जितना air space, if air space is not utilized, it means occupancy is 50%. This is known as a space utilization, volume utilization. बात clear हो रही है? तो we will discuss occupancy, how to calculate. We will talk about productivity of the labor. Productivity हम समझते हैं ना, कितने for example productivity means what is your peak time. Peak time to bring a product from a peak area to the martial area, कितनी देर लगती है. तो अब उसकी इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे. My peak time is 5 minutes, whereas the benchmark is
4.1. So we will identify what are the wastage points, क्योंकि जैसे ही वो वेस्टेज कम होगी अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी जो मैं हमेशा आपको लिखवाता रहा हूं, आते ही बोर्ड पे लिख दिया करता था, क्या होती थी वो? रेवेन्यू, हाँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? R minus C. R minus C. ये अकाउंटिंग वाले इमरान खान साहब ने जवाब दिया, R minus C all the time. Our job is to increase this and to minimize the cost. Decrease cost. Decrease cost. और दोनों हो जाए तो मजा आ जाए। तो जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कहाँ इंपैक्ट आ जाएगा इमरान साहब? कॉस्ट पे इंपैक्ट आ जाएगा। कॉस्ट पे इंपैक्ट आ जाएगा। कॉस्ट आपकी जो है ना डिक्रीज होगी। तो मुझे लगेगा कि वी आर, अच्छा अब मैं यहाँ प्रोडक्टिविटी कैसे निकालूंगा? हाउ मेनी टन्स और हाउ मेनी लीटर्स of a product we moved in and out from our warehouse. अब पता चलेगा we are working with 10 people and 20 metric ton per month. What about our competitor? The competitor जो है वो they are working with the 7 people. It means their cost is low. तो जैसे ही ये वाली बात मैं निकालना शुरू करूंगा, प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अच्छा, अभी हम यही डिस्कस। 7PP क्या है जी? 7PP कहाँ पर? अभी आपने कहा ना 7 people. ओके, ठीक है। तो अब ये अभी मैं प्रोडक्टिविटी पे बात करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे निकालना है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी कैसे, यानी उसमें क्या होगा कि हमारा जो स्टोरेज एंड रिट्रीवल साइकिल, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, सामान को ले जाकर रखना, और रिट्रीवल का मतलब है उस जगह से लेकर वापस आना। तो अब इसके 2-3 मेथड हैं। तो मैं हो सकता है एक मेथड ये सिखा दूं आपको कि जब बंदा वहां लेने जा रहा हो तो रास्ते में जहां पर रखना है वो उठा के लेके जाए, तो टाइम बच जाएगा। यस। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2 चीजें लेकर रास्ते में 2 खाली प्लॉट हो तो 2 जगह रखता हुआ जाए। तो ये इसके ऊपर वी विल डिस्कस, राइट, प्रोडक्टिविटी। वी विल टॉक अबाउट हनीकॉम्ब लॉस। हनीकॉम्ब लॉस मींस, देखो अगर एक रूम है आप उसको फुल भर दें, फिल कर दे फुल, फिर प्रॉब्लम क्या आएगा सर? मूवमेंट आसान रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगी, रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। जी, आप सोचें कि जो आप अभी हम क्लास में नहीं है, अदरवाइज एग्जांपल तो बेस्ट ही होती है कि जो आप लोगों की लाइन से आपने देखा है, अगर हम CFC 6 या 7 में देखें तो वो ऐसे बनी हुई है सारी, फ्रंट डेस्क बनी हुई है ना आप लोगों की, यानी मैं ऐसे बनाऊं अगर तो फिर बाद में मिटा दूंगा, ऐसे 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 आप लोगों की डेस्क बनी हुई है, फिर ये स्पेस है बीच में, याद है, फिर ये डेस्क है और ये स्पेस है। अब अगर फर्ज करें कि मैं इस स्पेस को भी ऐसे दीवार तक, वॉल तक ऐसे कर दूं और ये भी खत्म कर दूं, तो यूटिलाइजेशन तो बढ़ जाएगी लेकिन रिट्रीवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो इट मींस यूटिलाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इट मींस यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं तो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब हमें कोई ऑप्टिमम लेवल रखना पड़ता है। यस, क्योंकि अगर मैं ऐसे बना दूं तो बच्चे तो ज्यादा आ जाएंगे क्लास में, लेकिन यहाँ से बैठे हुए मुस्लिम यहाँ बैठा है, निकलेंगे कैसे? वो इन सबको लोग ऊपर से कूद के जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे वेयर हाउसिंग, सर ये पहले W11 की बस में होता था जी। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर ऑपरेशंस की कॉस्ट निकालूंगा। ये यानी मैं आपसे कह रहा था ना कि हमारा जो है इंशाल्लाह ताला पैराडाइम शिफ्ट होगा, हम नई बातें, बिल्कुल नई चीजें देखेंगे। ऑपरेशंस कॉस्ट का आप कंपैरिजन बनाएंगे। ऑपरेशंस की कॉस्ट होती क्या है? अब ऑपरेशन की कॉस्ट की जैसी बात करूंगा आप फौरन इस वाली डायग्राम पे आ जाएंगे। अनलोडिंग की कॉस्ट, पुट अवे की कॉस्ट, रिसीविंग की कॉस्ट। अभी मैंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है वेयर हाउस में, उसको मैं कहता हूं प्री रिसीट।
प्री रिसीट मींस माल रिसीविंग से पहले भी एक एक्टिविटी होती है कि मेरा सप्लायर मुझे बता दे कि द ट्रक विल अराइव एट योर प्लेस एट 2 PM with 5 pallets of 200 or 2000 kg, तो अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज, ऐसा होगा। अब मुझे है ना कि मैं देखूंगा उस वक्त मेरा डॉक खाली हो, उस वक्त मैं देखूंगा मेरे पास स्पेस है या नहीं है, मुझे लेबर कितने चाहिए। अगर मुझे ये नहीं पता होता तो सारे लेबर मेरे पास मौजूद होते हैं। तो कॉस्ट कम करने का एक तरीका ये भी है, प्री रिसीट पे काम करना शुरू कर दिया। मैं ये भी लोगों से ASN वाला कॉन्सेप्ट यही होता है, ASN एडवांस शिपिंग नोट, यू आर राइट, एडवांस शिपिंग नोट। वो जो उसको वो एडवांस शिपिंग नोट सप्लायर का वो एडवांस शिपिंग नोट होता है, मेरे लिए मैं उसको कहता हूँ प्री रिसीट। ओके। अब मेरे पास जब वो पहुंच जाता है डॉक्यूमेंट, तो मैं अब आप सोच रहे हैं अब मेरे पास क्या हो रहा है, हम स्पेस भी देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने अब उसके अंदर एक और लाइन ऐड कर दी, मैं कहता हूँ रोल ऑफ ड्राइवर। क्यों? क्योंकि either driver will help in unloading or not. If the driver will not help, तो what will happen? What we'll do? We will have another guy. और अगर वो कहते हैं नहीं ड्राइवर हाथ लगा देगा, गेम चेंजर है। तो आपने assumption पे काम नहीं करना है। बात समझ में आई है जो मैंने अभी कही? बिल्कुल सही है। ऑलराइट। तो हम ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यही बातें हो रही होंगी तो मैं एक और देखूंगा कि डैमेजेस, हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, जैसे ही आप वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, आपके जहन में एक लाइन और आ जाती है, उसको कहते हैं MHE। MHE का मतलब होता है मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो अब आपको ये पता हो कि लिफ्टर क्या होता है, हैंड पैलेट क्या होता है, ठीक है। तो जितने टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैं वो सारे इंशाल्लाह ताला आपको अजबर करा देंगे। एक दफा आप खुद ही बोलना शुरू कर देंगे, राइट इक्विपमेंट। इन्वेंटरी पढ़ेंगे सर कि इन्वेंटरी कैसी किस तरह से? जी बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल इन्वेंटरी मैनेजमेंट देखेंगे। अच्छा, जैसे ही मैं मटेरियल हैंडलिंग डिसीजंस की बात करूंगा तो मैं यहां पर बात कर रहा हूँ कॉस्ट कैसे आ रही है, मैं यहां बात कर रहा हूँ ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन रोल, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो चाहिए लोगों को। सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। यस, सेफ्टी, ह्यूमन रोल एंड सेफ्टी। हाइजीन की बात करेंगे, सेफ्टी ये भी आपसे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। आ रही है बात समझ में? And one more thing we will discuss, material handling equipment compatibility. Compatibility means पता चलता है लिफ्टर भी हमें क्रेन चाहिए हो, कहीं पे लिफ्टर चाहिए हो, कहीं हाइट इतनी है कि लिफ्टर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो मे बी उसकी जगह लिफ्टर का 4 टन का लोड है या वेट। एग्जैक्टली, और विद कंपैटिबिलिटी नहीं है लिफ्टर की, मे बी सर कंपैटिबिलिटी ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करता है। कंपैटिबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड द लेआउट। यस एग्जैक्टली, मटेरियल भी लेंगे और लेआउट भी लेंगे, इन दोनों में भी तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दरवाजा छोटा है, बिग मशीन कांट मूव आउट, तो मेरी जो मैं इसका मतलब अपनी बे और सारे देखूंगा, ठीक है। फ्रेजाइल मटेरियल है तो वो आप फोक लिफ्टर से नहीं कर सकेंगे। यस। अच्छा, जब ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात हो रही होगी तो एक और चीज आ जाएगी, उसको बोलते हैं MHS, M और MSS भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है? मटेरियल हैंडलिंग मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। अब मटेरियल स्टोरेज सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? रैकिंग टाइप्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ रैक्स? आप बोलेंगे सर 17 टाइप ऑफ रैक्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कौन कौन से होते हैं सर? वो रैक्स सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो मैं आपको कहूंगा अच्छा एक टूल होता है यार, वो टूल में जाओ, ये देखो ये करो ये करो ये करो, कहेगा कि ये वाले रैक तो मैं लेने चाहिए। फिक्स होते हैं, मोबाइल होते हैं। बात नहीं समझ में आई जी? तो मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छा अभी ऐसा करते हैं, मैं रैकिंग सिस्टम के ऊपर बात करता हूँ और रैक बनाना शुरू करता हूँ।
बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. अच्छा, अब जब ये रैकिंग सिस्टम की बात हो रही होगी तो अब आपने मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर भी आपने सोचना शुरू करना है कि मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल स्टोरेज सिस्टम, एक है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और एक है मटेरियल स्टोरेज सिस्टम, है ना। अब स्टोरेज में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जो है वो इसकी टाइप्स देखेंगे। सर ये थोड़ा सा और बता दें जरा मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। मटेरियल स्टोरेज सिस्टम बेटा ये कि अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास पैसे हैं, ठीक सर। ठीक है, आप मुझे बताइए आप कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं? बिल्कुल सर। और सोने की अंगूठी क्लोजेट। कहाँ रखते हैं? सर वो तो किसी कोई सेफ जगह लॉकर में रखवाते हैं वैसे लॉकर तो। में, हाँ वैसे वो भी अलमारी के लॉकर अलमारी में। की कौन से अलमारी के लॉकर में रखते हैं? छोटी ड्रॉज में रखते हैं। छोटी, हाँ। यस, दिस इज मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। मुझे ये देखना है। अच्छा और सुनो, जो आप अब अखबार किताबें कहाँ रखते हैं? अलमारी में तो नहीं रखते, शेल्फ में रखते हैं। शेल्फ में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है। अच्छा अब आप एक और बताइए, शेरवानी कैसे लगाते हैं? हैंग करते हैं। क्यों करते हैं? नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इज मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। रखना उसके मूवमेंट पे भी तो होगा ना, फास्ट मूविंग आप करीब रखोगे, स्लो मूविंग आप पीछे रखोगे। वो लेआउट में आएगा। ये स्टोरेज सिस्टम, यानी मुझे इधर आई नीड अ रैक, आई नीड कबर्ड, ड्रॉज, टेबल्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रैक्स। एक रैक ऐसा होगा जिसमें कि इन एक साइड पर होगा, आउट दूसरी साइड पर होगा। इधर से इन करेंगे, अगला दफा आउट करता रहेगा। ऐसे स्लाइडिंग रैक होगा, यानी आप यहां से इन करेंगे, आप अगला पीस निकालेंगे, वो वाला खुद ही आ जाएगा आगे। नहीं समझ में आ रही बात? आमिर खान समझ में आया? आ रही है सर, ये समझ में। दिस इज मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें, बताना। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर वो मैं अभी तो देखिए हम हमने बगैर पढ़े ही, अम्मा अब्बा ने बताया ना कि यार वो जो सोने की अंगूठी है वो अलमारी में भी, कबर्ड में भी नहीं रखते हैं। कबर्ड के अंदर क्या करते हैं रुबीना? एक और पाउच होता है, पोटली वगैरह होती है। बनाते हैं। क्यों? उसकी वैल्यू सेफ रहे। ये समझना है, ढूंढना आसान हो, एक्सेसिबिलिटी आसान हो। अच्छा यही बात देखो, जरूरी नहीं है कि जो सोने की अंगूठी पोटली में रखते हैं, जो आजकल आर्टिफिशियल है वो भी पोटली में इसलिए रखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी आसान है। ऐसे ही अगर डाल दिया तो क्या होगा? रस्ट भी ना लगे उस पे। रस्ट ना लगे, ड्रॉस को ऐसे ढूंढ रहे होंगे, एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। और एक ही जगह पर रहें, क्योंकि वो छोटे आइटम्स होते हैं तो बिखर जाएंगे। यस, ये सिस्टम टेक्निक्स, वी विल यूज माइंड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारी चीजें हमें स्टोरेज में एक बात पढ़नी है। हमने देखना है कि एक्सेस, देखो कुछ लोगों की ड्रॉस के, कुछ लोगों की अलमारी कबर्ड कैसी होती है, सुबह पहनने के लिए कपड़े निकालते हैं ना, यूं अलमारी खोली, सारा बाहर निकाला, पहना कपड़ा और फिर सारा अलमारी में रख दिया। ऐसा होता है? बिल्कुल बैचलर्स का होता है सर। यस सर, ऐसा होता है ना। बैचलर्स की जरूरी नहीं है, बाद में। और कुछ लोगों का कैसी अलमारी होती है? सर अंधेरे में भी अम्मी बता देती थी कि तीसरे उसमें वहां पे साइड में पड़ा हुआ है कुछ। यस, दैट एक्सेसिबिलिटी, दैट वी विल लर्न। क्योंकि होगा क्या, जब आपने कहा अंधेरे में, अम्मी ने बताया साइड में वहां पड़ा हुआ है, टाइम बचता है या नहीं बचता? जी सर, टाइम सेविंग होती है। और जब पूरी अलमारी गिराते हो और सिर्फ अपनी पतलून निकाली और फिर सारे कपड़े से, वेस्टेज ऑफ टाइम। चीज के खराब होने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स। अभी शुरू नहीं, अभी शुरू हुई है, अभी तो देखते तो जाएं हो क्या रहा है। अभी हमने कहा मटेरियल स्टोरेज सिस्टम की मैंने बात करना शुरू करी, तो मैंने आपसे कहा अब मैं देखूंगा, इट मींस इन स्टोरेज सिस्टम वी विल डिस्कस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लास ऑफ गुड्स। क्या ख्याल है? प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रही हैं कि जी? बिल्कुल सर, कह रही है कि भाई मुझे यस वहीं आ जाएगा, व्हाट इज माय प्रोडक्ट। जैसे मुझे ये ड्रॉज में रखनी है, इसका मतलब है कहीं वैल्यू वॉल्यूम का भी गेम चलेगा। अब मुझे जैसे पढ़ना है वैल्यू वॉल्यूम, यानी किसी का 1 kg रुई है और 1 kg लोहा है, अब दोनों का वैल्यू वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा, है ना।
1 kg रूई इतनी सारी हो जाएगी, 1 kg लोहा इतना होगा। We need to discuss. अच्छा, इसी में सर स्टोरेज स्टैंडर्ड्स भी आ जाएंगे, लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड द प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के, अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो वो किस तरह स्टोरेज करनी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, yes, वो भी इसी मटेरियल स्टोरेज सिस्टम। हाँ, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? उसको कहते हैं क्लास ऑफ गुड्स, गुड्स क्लासिफिकेशन। आप कहते हैं हैजर्डस गुड्स, टेम्परेचर सेंसिटिव गुड्स, ये इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमने अभी जब ये हम पढ़ रहे होंगे तो हमें यानी हमने MHE पढ़ेंगे, MSS पढ़ेंगे, वेयर हाउसिंग पढ़ेंगे। अभी ना एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको और पढ़ानी पड़ेगी। मैं जरा मार्कर का रंग चेंज कर देता हूँ ताकि जरा तकलीफ, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का रोल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा। यस। अच्छा, अब ये बताइए पैकेजिंग आपने मार्केटिंग में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? थोड़ा बहुत देखा था। जी सर। अच्छा देखें, मार्केटिंग के सर ने जो पैकेजिंग बताई थी ना, वो उन्होंने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। क्या कहूंगा? लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। ऐसे वो होती है ना, that include like manufacturer, supplier, batch number, storage conditions, all these things मैं यहाँ पर packaging one. हाँ, अच्छा, जब ये पैकेजिंग की बात आएगी ना तो मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, उसको कहेंगे यूनिट लोड। यूनिट लोड। अब यूनिट लोड क्या होता है? अब मुझे आप बताइए यूनिट लोड क्या होता है? जब आप पानी की बोतल लेने जाते हैं तो ये बोतल ऐसे होती है, जब दुकान वाला वो बोतल खरीदता है तो वो ऐसे एक पैलेट वो लेता है, पैक लेता है, और जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो ऐसे बहुत सारे पैलेट, ऐसे बहुत सारे वो रख के एक पैलेट बनता है नहीं बनता? जी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी यूनिट लोड, इसको कहते हैं सेकेंडरी यूनिट लोड, इसको कहते हैं टर्शरी यूनिट लोड। ये पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती, आप तसव्वुर कर रहे हैं? आप देखें इसके एडवांटेज क्या है। एक के अंदर 12 बॉटल होती हैं। अगर मैं आपको फर्ज करें ये, और एक के ऊपर फर्ज करें 10 पैलेट, इस पैलेट के ऊपर 10 ऐसी ये पैक आ सकते हैं, 10 पैक्स, तो एक पैलेट में कितने आ जाएंगे? 120 आ जाएंगे, हाँ या नहीं? बताइए। यस सर। और मैं आपको 120 बोतलें दे दूंगा, कहो आमिर खान जरा गिनना कितनी बोतलें? कैन यू काउंट? इट विल टेक टाइम सर, लेकिन अगर बॉक्सेस में होंगी तो इजीली हो जाएंगी। अदरवाइज इट वुड टेक टाइम, और एरर ऑफ चांसेस ऑफ एरर क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। 120 तो कुछ भी हो जाएंगी, ये तो 1200 भी हो सकती है। यस। अच्छा, वो 120 पता है कैसे गिनने होंगे? 1 2 3 4 5। यार अम्मी का फोन आ गया, हेलो यार पता नहीं 20 था 21 था 20 था 21 था, ये शुरू हो जाएगा। यार 20 ले लेते सर। लाइक पैलेट वाइज काउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल एक पैलेट में 20 है तो डायरेक्ट वो पैलेट काउंट करते हैं और 20 के लिहाज से स्टैंडर्ड सेट होता है हर मटेरियल का। इसको कहते हैं वो HUs बना लेते हैं ना, हैंडलिंग यूनिट्स, फिर हैंडलिंग यूनिट्स के अकॉर्डिंगली उसको काउंट करते हैं। यस, इसको कहते हैं, इसको लॉजिस्टिक्स में कहेंगे यूनिट लोड। तो आप कहेंगे ये यूनिट लोड जो है कंज्यूमर का होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, ये ट्रांसपोर्टर का होता है। एक सुजुकी में 10 पैलेट्स आ सकेंगे मिसाल के तौर पर। यस, उसको पता है कि 120 बोतलें आ रही हैं, 120 बोतलें आ रही हैं, उसने अब गिनने, बस सिर्फ उसने पैलेट देखना है। अदरवाइज फैसल साहब मैं आपको 800 बोतलें दे दूं, बोलो गिनना जरा, वुड इट बी इजी फॉर यू? नो सर। तो इसका मतलब है यूनिट लोड मुझे हेल्प करेगा काउंटिंग में, हाँ या नहीं? बिल्कुल करेगा सर। अच्छा, हैंडिंग में करेगा नहीं करेगा? करेगा। आपको 120 बोतलें लेके ऐसे घूम रहे, ऐसा होगा जी? और ऐसे क्या होता है, आपने एक पैलेट उठाया 120 बोतलें जा रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है हैंडलिंग में ये डैमेजेस भी कम हो जाएंगे। यस सर।
ये बातें बहुत ही इन डिटेल जाके करेंगे, ये मैंने बिल्कुल बेसिक्स ऊपर से अभी। अच्छा, एक और टर्म वी विल यूज अनदर टर्म which is known as unitization। आपको पता है, जैसे ये मेरा बैग है, दिस माई बैग इज अ वन यूनिट, इसको यूनिटाइजेशन कैसे कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसके अंदर 2 कापियां ऐसी कॉपीज रखी हुई, ठीक है, इसमें लैपटॉप है, इसमें माउस है, so many I mean things are in this बैग, राइट? इसको कहेंगे यूनिटाइजेशन। अब आपके पास यूनिटाइजेशन, आप लोग भी तो स्कूल जब ऑफिस जो मैं देख रहा हूं ना प्रोडक्ट, जो आपके पास यूनिट आप अपने पास लेकर आते हैं, जो वो बैग लेकर आते हैं लैपटॉप का, तो आप उसके अंदर देखते हैं आपका हाउ मेनी थिंग्स यू हैव इन द बैग। दिस इज नॉट द यूनिटाइजेशन। अच्छा, पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग में हम देखेंगे पैकेजिंग के लेवल्स, हम पैकेजिंग के लेवल देखेंगे, प्राइमरी लेवल्स। प्राइमरी लेवल्स क्या होते हैं? जो पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ होती है, जो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होती है जी। उसके बाद एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो बॉक्स होता है, फिर एक होता है मास्टर कार्टन। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पैकेजिंग, हम शेल्फ बेस्ड पैकेजिंग भी देखेंगे, शेल्फ वाली पैकेजिंग कैसी होती है, ग्रुप पैकेजिंग क्या होती है, तो पैकेजिंग की सारी टाइप्स। फिर मैं बात करूंगा, आपने बात की है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग की, फिर हम एक और टर्म यूज करेंगे और हम कहेंगे पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स। क्या कहेंगे? पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स, ये पढ़ेंगे, पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स। पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स में मैं आपको मॉडल इस तरह से बनाऊंगा कि पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स में हम बात ऐसे करेंगे, जरा सुनिएगा, 2 मिनट आपके यहाँ पर आप रहेंगे। देखें, लॉजिस्टिकल पैकेजिंग में क्या हो रहा है, ये लॉजिस्टिक्स है और ये पैकेजिंग है, तो ये कहलाती है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। और अगर मैं ऐसे एक एरो बना दूं तो ये, यहां सेल्स ले लूं, तो सेल्स और पैकेजिंग एक चीज होती है, सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स एक और चीज होती है। नहीं आ रही बात समझ? तो सेल्स और लॉजिस्टिक्स जो होती है वो कहलाती है सर्विस, सेल्स और पैकेजिंग कहलाती है इंफॉर्मेशन। और ये जो सबको मिक्स कट लग रहा होता है, सबका इंटरसेक्ट होता है, इसको कहते हैं पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स। बात नहीं समझ में आ रही? सर किसी एग्जांपल से बता देंगे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखें, आपके पास ये एक पैकेट पड़ा हुआ है, ये एक मेरी प्रोडक्ट है, उसका डब्बा है, ठीक है, मैं ब्रेक शू बनाता हूँ, उसका डब्बा है, नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये डब्बा जो है, ये डब्बा। अच्छा, अब ये पैकेजिंग का रोल कैसे प्ले कर रहा है? अगर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, नजर आ रही है इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन रोल प्ले कर रही है। अगर मैं पैकेजिंग और सेल्स के दरमियान देखूं तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कस्टमर सर्विस का रोल प्ले कर रही है जी। यस सर। और अगर मैं सेल्स और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के दरमियान देखूं तो ये लॉजिस्टिक इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। यस सर। नहीं आ रही बात समझ? अगर ये प्रोडक्ट बन जाए और अपनी फैक्ट्री में रहे, कस्टमर तक ना पहुंचे, तो लॉजिस्टिक्स तो अपना काम नहीं कर रहा ना जी। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे और फिर मैं एक और मॉडल बनाऊंगा, उसको हम नाम रखेंगे, उसका हम नाम रखेंगे पैकेजिंग स्कोर कार्ड। पैकेजिंग जी, पैकेजिंग स्कोर कार्ड जी। जनाब हसन बिन सुल्तान साहब। जैसे दराज के अंदर होता है कि वो आप एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, फिर एक दराज वाले खुद एक पैकेजिंग करते हैं जी। तो ये उन्हीं में से आप इस मतलब ये हो रहे डिफरेंशिएट आप इसमें हो सकते हैं वो, या वो एक ही पैकेजिंग है दोनों? असल में वो दराज वाले तो सिर्फ कुछ भी नहीं करते ना, ऊपर अपने थैले में डाल देते हैं ना खाली, कभी बॉक्स होता है, कभी थैला होता है। हाँ,
अब देखते हैं वो तो मार्केटिंग वाली पैकेजिंग होती है। मार्केटिंग की पैकेजिंग ना सर, मार्केटिंग पैकेजिंग। अब कहीं पर अगर लॉजिस्टिकल पैकेजिंग नहीं होती। हाँ लॉजिस्टिकल पैकेजिंग ये हो सकती है हसन बिन सुल्तान साहब, अगर कि ये दो प्रोडक्ट दो डिफरेंट कस्टमर की हैं और एक ही साथ दो डिफरेंट सप्लायर की हैं और हमें एक ही कस्टमर को पहुंचानी है, तो ये आपके पास से आई, ये मेरे पास से, दराज ने इन दोनों को नथी किया और रैप कर दिया, फिर चेंज हो जाएगा। ये यूनिटाइजेशन कहलाएगी क्या? यूनिटाइजेशन, यस यूनिटाइजेशन, यूनिटाइजेशन यूनिट के फॉर्म में यूनिटाइजेशन। और पैकेजिंग के कॉस्ट में आप देखेंगे पैकेजिंग कौन सी कहलाएगी, लेवल ऑफ पैकेजिंग जब पढ़ रहे होंगे तो। ये जो अगर पैकेजिंग के ऊपर लेट्स सपोज ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है तो ये लॉजिस्टिकल उसमें वो कर रही है दोनों में जो आप ट्रैक। यस अच्छा ये देखें, ये ट्रैकिंग में भी है, ट्रैक एंड ट्रेस में भी हेल्प कर रहा है, और अगर इस पे QR कोड लगा हुआ है और इसमें कोई हेल्प मौजूद है फॉर द कस्टमर, तो ये इंफॉर्मेशन साइट पर भी ले जा रहा है। हाँ मतलब कि उसके अंदर है क्या क्या, उसकी प्राइस कितनी है, उसका वेट कितना है, ये सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और अगर ट्रैकिंग नंबर है तो वो आपका लॉजिस्टिक व्यू हो जाएगा। और पैकेजिंग अगर वो कितनी हद तक रोबस्ट है तो वो पैकेजिंग की होता है। क्योंकि पैकेजिंग के ना फैसल साहब, पैकेजिंग के 6 मेन फंक्शन होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। 6 मेन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा आपको। 6 मेन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। मैंने कहा ना हमारा जो यहाँ पर रोल होगा, हमें सप्लाई चेन की बातें वो पुरानी बातें नहीं रिपीट करनी। पुरानी बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा, हर चीज नई होनी चाहिए। अच्छा अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये बातें हो रही हैं, पैकेजिंग की बात आ गई, कस्टमर सर्विस हो गया, वेयर हाउस हो गया। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स का नाम उन्होंने लिख दिया डायनामिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो एक कॉन्सेप्ट और शुरू होता है, उसको कहते हैं चैनल मैनेजमेंट। Channel management means how you will deliver your product from a point of manufacturing to the customer, end consumer. अब end consumer कैसे होता है? Maybe you can use work like this. This is the manufacturing company. ठीक है? This is end consumer, direct sales. You are working with a distributor. You are working with a distributor and dealer. होलसेलर, रिटेलर। अब आप कौन कौन सा चैनल यूज करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। अच्छा जैसे जैसे इन चैनल्स में लोग आते रहेंगे, ये एक्टर्स है ना सारे, इनको एक्टर्स बोलते हैं, एक्टर्स इन सप्लाई चेन। कॉस्ट भी ऐड होती है, ये कॉस्ट ऐड होगी, इसका मतलब है हमें मार्जिन मैनेजमेंट भी डिस्कस करना चाहिए। इसमें आई थिंक वॉल्यूम का भी जी। तो ये चैनल मैनेजमेंट पे वी विल डिस्कस many things on channel management। चैनल पे हम कैसे बात कर रहे होंगे, चैनल आप तक कैसे पहुंचेगा। पैकेजिंग में मुझे एक बात और याद आई कि पैकेजिंग में हमें ना एक रोल और रेगुलेशंस भी देखना चाहिए। पैकेजिंग पे हम पैकेजिंग में हम ना रेगुलेशंस भी देखेंगे। रेगुलेशंस ठीक है। चैनल्स में अब मैं बातें जब चैनल मैनेजमेंट कराऊंगा तो मैं ई कॉमर्स की बात भी करूंगा, समझ रहे, मार्जिन्स की बात भी करूंगा। मैं चैनल की जब बात करूंगा तो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात भी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चैनल्स का रोल क्या होगा, ये चैनल्स का रोल, व्हाट दीज चैनल्स विल प्ले अ रोल इन माय डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट मॉडल्स भी बनाऊंगा। बात क्लियर हो रही? ठीक है। अच्छा जब मैं चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल्स, डिस्ट्रीब्यूटर के मॉडल्स बना रहा हूँ तो मैं दो पर्सपेक्टिव देखूंगा। वन is a distributor perspective, another is a company perspective। कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। ठीक है, मैं यहां ये भी देखूंगा why channel management is important, can we work without channel management। ठीक है, ये भी हम देख रहे होंगे। और यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी?
सर ग्लोबल लॉजिस्टिक आएगा इसके अंदर या सिर्फ अभी आते हैं जो वो है? जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में हमें, मैं अभी आता हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी लिखना शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लें इसमें यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं सर, नो सर। अच्छा अब ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने यहां लिखा है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक अलग बनाना पड़ेगा ना, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे मॉडल सिलेक्शन, कौन से मोड से हमें लेना है, ठीक है। फिर हम मोड्स देंगे सारे। अच्छा जितने मोड्स पढ़ेंगे ना, मोड्स में आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं सी पढ़ना चाहता हूं, तो सी के लिए मैं सी का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पढ़ूंगा। मैं इसकी कॉमन टर्म्स, जितनी कॉमन टर्म्स है वो सारी इंशाल्लाह ताला आपको याद करा दूंगा। कॉमन टर्म्स जो 10-20 ना आपको हर वक्त आपके फिंगर टिप्स में होंगी। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन होते हैं, शिपिंग लाइनर कॉन्फ्रेंस क्या होती है, शिपिंग लाइन क्या होती है, शिपिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिपिंग एजेंट एंड फ्रेट फॉरवर्डर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ये हुक क्या होता है, हुक और फ्री इन फ्री आउट क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। कॉमन टर्म्स कोई 10-12 कॉमन टर्म्स, बिकॉज यू नो दिस सी शिपमेंट इज मोर देन 1000 years old इंडस्ट्री, तो हजारों सालों से काम हो रहा है इसके ऊपर, तो इसकी टर्म्स इमर्ज हो रही हैं। मेरे पास एक पूरी इसकी ग्लोसरी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन कोई 15-20 टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला इन द इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर पूरा मैं आपको बताऊंगा। शिप में काम कैसे होता है, डेड वेट क्या होता है शिप के अंदर, वो जो समर लाइन क्या होती है, तो किस तरह से वो शिप के अंदर वेट डाला जाता है, आपको ये पता चल जाएगा। बल्क स्टोरेज क्या होती है, ब्रेक बल्क क्या होता है, बल्क क्या होता है, कंटेनराइज क्या होता है, न्यू बल्क क्या होता है, इंशाल्लाह ये सारी टाइप्स आपको पता चल जाएंगे शिपमेंट की। आपको कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे, प्राइसिंग कैसे होती, कॉस्ट स्ट्रक्चर। आपको शिपिंग लाइन में जितने वो होता है सर चार्जेस, सारे सर चार्जेस इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेंगे। आपको पता चलेगा पोर्ट पे पोर्ट की वर्किंग कैसे होती, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व। अब डॉक्यूमेंटेशंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे एलसी, बीएल, कमर्शियल इनवॉइस, आप कहेंगे पैकिंग लिस्ट, आप कहेंगे मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिंगर टिप आप ऐसे कहेंगे, ये तो आपको आते हैं। और डॉक्यूमेंट्स सैंपल्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, पढ़ना भी आ जाएगा कि आप कहेंगे अच्छा कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, एलसी की टाइप्स क्या होती हैं, एलसी कितने पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्यों चाहिए होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमर्शियल इनवॉइस इन दिस, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी इन सी एंड एयर का भी। अच्छा एयर की कॉस्टिंग कैसे होती, ये दोनों के लिए होगा। यहां पर जब बात हो रही होगी तो मैं एक बात आपको और आपसे डिस्कस करूंगा, और वो मैं कहूंगा इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल, पता है, कमर्शियल टर्म्स, जिसमें मैं आपसे वो 11 की 11 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। सीपीटी क्या होता है, एफसीए क्या होता है, डीडीपी क्या होता है, सीएफआर क्या होता है, सीआईपी क्या होता है, ये सारी 11 टर्म्स ये आपके पास फिंगर टिप्स में होंगी 2020 की, बिल्कुल। और आपको फिर एक चार्ट बना हुआ होगा, आप किसी कोई भी टर्म्स को देखकर आप बता सकेंगे कि इसका क्या रोल है, ठीक है। अच्छा फिर हम बात कर रहे होंगे, आगे हम चलेंगे तो हम इसके ऊपर कुछ देखेंगे, शेड्यूलिंग एंड राउटिंग।
यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे राउटिंग के लिए, उसका नाम होगा लॉगवेयर। वो सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा, चलाना ही बताऊंगा। लॉगवेयर में ये होगा कि हम आपसे कहेंगे अच्छा भाई डू यू हैव नाज़िमाबाद मैप, आप कहेंगे यस, मैं कहूँगा उसमें कुछ आइडेंटिफाई करो रिटेलर्स, आप कहेंगे आई हैव 27 रिटेलर्स इन नाज़िमाबाद, मैं कहूँगा ओके वेयर इज योर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आप कहेंगे नाज़िमाबाद नंबर 1, ओके, एंड देन this you will enter data in this software, the computer will suggest a route, यहाँ से जाओ वहां से जाओ वहां से जाओ, जो शॉर्टेस्ट राउट। फिर आपको मैं एक और बात करूंगा जिसको हम कहेंगे राउटिंग एंड स्केजुलिंग। स्केजुलिंग में जो होगा कि वो कहेगा ठीक है, वो आपको ये भी बता देगा कि जी अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एक रिटेलर है जो कि बहुत करीब है लेकिन उसके पास आपको सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे नहीं जाना है और दोपहर में 1 बजे नहीं जाना है, तो आप कहेंगे क्यों नहीं जाना है, वो कहेगा क्योंकि उसके बराबर में एक स्कूल है। नहीं समझ में आ रही बात? सर टाइम जो है वो लगेगा, उस वक्त में रश होगा, छुट्टी हो रही होगी या असेंबली होगी। यस, दिस इज नोन एज द कंस्ट्रेंट्स। तो यू विल एंटर कंस्ट्रेंट्स इन द सिस्टम एंड सिस्टम विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये लॉगवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको अभी आजकल में भेज दूंगा, ये आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैं सर हम सॉरी सर हम कस्टम्स का पढ़ेंगे, कस्टम्स में हल्का सा टच करेंगे क्योंकि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की है, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ मैं कस्टम्स की कुछ बातें करूंगा और इनको टर्म्स में आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके है ना। तो अब आपको इसका मतलब है मुझे ट्रांसपोर्ट मोड की मुझे जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मुझे डिसीजंस राउटिंग प्लानिंग की डिसीजन वो हो जाएगी, और मैं जो हूँ वो कैरियर सिलेक्शन की, लाइन हॉल, ये सारी बातें हम, फ्रेट कंसोलिडेशन, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। समझ रहे? तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि हमें हमारा कोर्स कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे वापस आऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक्स को वी कैन फर्दर डिवाइड लॉजिस्टिक्स इनटू कीपिंग सप्लाई चेन इन माइंड, ठीक है। अगर मैं सप्लाई चेन को ध्यान में रखूं तो मैं सप्लाई चेन ऐसे बनाता हूं, ये होता है सप्लायर, ये होता है फोकल कंपनी, एंड दिस इज कस्टमर, ऐसे ही होती है। तो मैं अगर कहना शुरू कर दूं तो मैं इस लॉजिस्टिक्स को कहने लगूं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। जी बताइए। Yes, sir. Yes, और sir. मैं इस And the other one is outbound. Outbound. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है, आ गई, समझ आई, आ गई सर। आई, और इसको कहूंगा प्रोसेस लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब है कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं बात क्लियर हो रही है जो मैंने अभी आपसे की है ये वाली? जी है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में देखो लॉजिस्टिक्स की जो बातें हमें नजर आई अभी तक, वो हमें कौन कौन सी नजर आई? हमने 3 बातें की थी ना अभी, मैंने और आपने क्या क्या की? हमने कहा या तो वेयर हाउसिंग हो रही है या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो रही है। ऐसे ही हो रहा है। अभी हमें हमारे फसी साहब ने कहा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और क्या चीज कर रहा था बताइए? और कस्टमर सर्विस की बात भी कर रहा था। जी, अब बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज कहां हो रही होगी, कुछ बना सकते हैं अगर मैं बनाऊं उसको तो? जी बताइए सर। पहले तो इनबाउंड के अंदर आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी फ्रॉम रॉ मटेरियल। यस, हाँ, उस पे फिर आप जो है वो जो आपकी फोकल कंपनी है उसमें तो आप
इसका मतलब है यहाँ पर देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब ये माल मेरी फैक्ट्री में आएगा ना, यहाँ पर आएगा ना, तो इसका मतलब है यहाँ मैं इसको स्टोरेज होगा सर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टोरेज होगी, है ना, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ रॉ मटेरियल की, ऐसे ही कर रहा होता हूँ, नहीं कर रहा होता? हाँ बताओ। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, प्रोसेसिंग के दौरान मैं दो ही चीजें कर रहा होता हूँ, या तो मैं स्टोरेज कर रहा होता हूँ या फिर ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, इन हाउस भी तो ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से प्रोडक्ट निकाल के दूसरी जगह ऐसे ऐसे जा रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं? विप, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसको कहते हैं ड्रेज। ड्रेज जो शॉर्ट ट्रांसपोर्ट होती है ना उसको ड्रेज कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, शायद आप लोगों को याद है, मैंने जब हम सप्लाई चेन पढ़ रहे थे, है ना। यस, ड्रेज बोलते हैं, ड्रेज। शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं? ड्रेज। तो ये जो सर विद इन द ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो रही होती हैं वही कहते हैं ना ड्रेज। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, और दिस इज बेसिकली वाया ग्राउंड फ्रेट, रोड पे जो अंदर कंपनी के अंदर उड़ जाता है। मैंने आईबीए की एग्जांपल आपसे कहता था, आईबीए के अंदर चीजें मूव कर रही हैं, उसको हम कहते हैं ड्रेज। इंक्लूडिंग आप आगा खान चले हैं तो उनका वेयर हाउस है और वहीं से ही फिर जो लॉजिस्टिक्स अंदर उसमें लॉजिस्टिक्स हो रही है। जी बिल्कुल, ये इसको कहते हैं ड्रेज। और अब अगर मैं आउटबाउंड में बात करूं तो आउटबाउंड में देखो स्टोरेज भी हो रही है, आउटबाउंड में ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, आउटबाउंड में इन्वेंट्री भी हो रही है, आउटबाउंड में एक और चीज हो रही है, उसको कहते हैं कस्टमर सर्विस। यस, कस्टमर सर्विस और ऑर्डर्स, कस्टमर सर्विस, यू आर राइट, कस्टमर सर्विस। क्या ख्याल है? अच्छा, पैकेजिंग हर जगह, यानी पैकेजिंग यहाँ भी है, पैकेजिंग यहाँ कहीं भी है, ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह इनबाउंड में भी ये रिसीविंग भी तो हो रही है स्टोरेज से पहले। असल में बेटा रिसीविंग को तो हमने स्टोरेज का कह दिया था ना, स्टोरेज का हिस्सा कह दिया था ना, पार्ट। अच्छा, पार्ट ऑफ। यहाँ मैंने कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट, इसको हम अगर कस्टमर सर्विस की जगह कहें कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट या कस्टमर फुलफिलमेंट, द गुड वर्ड इज कस्टमर फुलफिलमेंट। और जैसे ही फुलफिलमेंट की बात आती है क्या ज़हन में आ जाता है? सर्विस, ऑन टाइम डिलीवरी। क्या ख्याल है ना? तो अब जो हमारे जहन में आता है, जरा सुनिएगा, इट मीन्स आई कैन से दिस इज मैन्युफैक्चरिंग फोकल कंपनी, कस्टमर सप्लायर। इसको कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसको कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। सुनिएगा, मेरे साथ रहेगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आल्सो नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं फिजिकल सप्लाई। बात क्लियर हो रही है? Outbound logistics is known as a physical distribution. Inbound logistics is known as physical supply. Physical supply. इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम में जो कुछ डिलीवर हो रहा है उसको क्या कहा करेंगे? Physical distribution. Physical distribution. Or in some books is mentioned as distribution. कैसे मैन्युफैक्चरिंग के बाद you are delivering your product to the consumer. This is physical distribution. Or inbound logistics is how you get material from your suppliers. Achha, the difference is in supply chain we always talk about integration. और ये अगर हम क्या बात करें, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, लॉजिस्टिक्स में फिजिकल बात हो रही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी बताइए। है ना? तो कुछ इंटरेस्ट हमें अभी पैदा होता है आपको ना, जरा सा हम ये अपना व्हाइट बोर्ड बंद करते हैं। आप लोग थोड़ा शौकीन है जरा ये भी देखने के, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट है भाई सिद्धरा, तो मैंने कहा पावर पॉइंट भी थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज मुझे ज्यादा मजा बोर्ड पे लिखने में आता है। यहाँ तक मेरे साथ हैं जी? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है? नींद तो नहीं आने लगी ना? नहीं।
है ना, और कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, नई बातें, आपको लगा कि हम कुछ नई बातें देख रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड सर। अभी आप लॉजिस्टिक्स की बातें कर रहे थे, मैंने कुछ सामान मंगवाया हुआ था, मेडिसिन वगैरह लाहौर से जी। वो अभी मेरी छोटी बहन ने जो है वो बाहर से रिसीव किया, वो समझी कोई लेटर आया है, वो कहीं एक जगह से फटा हुआ था, अंदर कोई मेडिसिन ही नहीं थी। अब मैं उसको, जिसने मुझे भिजवाई है, मैं उसको बोल रहा था, तो ये भी एक लॉजिस्टिक्स का फेलियर है। ये लॉजिस्टिक्स का फेलियर। अच्छा, अब आप बताइए, व्हाट आर योर फीलिंग्स राइट नाउ? सर तकरीबन 10,000 ये वो मेडिसिन थी, और अब तो समझे वो जाया हो गई हैं। बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, है ना, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, और गुस्सा भी आया था सर। गुस्सा भी आया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। अब वो कहता है मैं आपको दोबारा डिलीवर कर दूंगा, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, क्योंकि डिलेड टीसीएस वालों ने ऐसा कर दिया। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? आप बेसिकली एक कस्टमर क्या करता है, अभी 50 लोगों को बताएगा ऑल द टाइम, आप भी यही करेंगे? सर अभी 50 लोगों को पता लग गया, 50 को ही बता दिया सर। बता दिया आपने। अच्छा, ये 50 और जगह भी कोट करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, को बताएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यस, इसको क्या कहते हैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ, और क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन, यस, चेन रिएक्शन। हाँ, अब जरा देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, द इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हर 12 आदमी में 8 से 12 आदमी में एक आदमी होता है जो लॉजिस्टिक्स का होता है। लॉजिस्टिक्स मींस ऑल द टाइम थिंक अबाउट द लोडर, अनलोडिंग का पीपल, ड्राइवर, support staff, store, they all are logistics people. क्या ख्याल है? कस्टमर सर्विस के लोग हैं। तो ये वाली वो डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने कहना शुरू करी थी कि जी राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट पहुंचा दी जाए। मैं आमतौर पर राइट की किताबों वाली डेफिनेशंस पे मेरा बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, तो मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने हमेशा आपसे क्या कहा कि supply chain is a consequence of a consumer demand, और consumer demand कब होगी? जब if the customer is satisfied. So we should work on satisfaction of the customer. Customer satisfaction is all responsibility of all the people in the company. It's not the responsibility of sales and marketing. अब आप सोचना शुरू करें, do you think without logistics you can eat that delicious pizza? No sir. What about pen, pencil? ये बन तो गया है, फैक्ट्री में रखो। No sir. This is the importance of logistics. आप सोचना शुरू करें। ट्रेन, by air, by sea, trucks, bike, donkey cart, everything is logistics. सर बाहर के मुल्क में तो ड्रोन के थ्रू भी हो रही है। ड्रोन के थ्रू भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी होने लगेगी। ड्रोन की कॉस्ट कोई नहीं है, $120 का ड्रोन मिलता है। सर वो लंगर मार के गिरा देंगे सर। जी और सर वो बाहर फंस जाएगा हमारे। हाँ, हमारे भाई। अब असल में बेटा ये ड्रोन विल यूज इन हाउस डिलीवरी, यानी कि आप ना जैसे आपके स्टोर से प्रोडक्ट लेकर और वो आपकी प्रोडक्शन लाइन तक कैसे जाए। सर नहीं, बाहर में तो वो पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता ना। सर वहाँ लंगर मार के गिरा देंगे हम उससे। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, है ना। एनवायरनमेंट कैसे सुटेबल होएगा ना इन चीजों के लिए, दैट वी शुड आल्सो डिस्कस। तो कैन यू नेम एनीथिंग दैट हैजंट बीन ट्रांसपोर्टेड बिफोर इट इज सोल्ड और यूज्ड? कोई ऐसी चीज जो कि आपके पास कभी आज तक आपको आपके हिस्से में आई हो? सर थॉट्स हैं सिर्फ। मैं भी यही सोच रहा था, विजडम। तो आए नहीं आता है।
सर विजडम है, विजडम। हाँ विजडम सर थॉट्स हैं, थॉट्स आती हैं। यस, बाकी फिजिकल कोई चीज नहीं आती। खाने पीने के लिए आपको चाहिए हो कोई, कुछ भी नहीं है ना। हाँ, कोई चीज खुद ही बन के खुद ही नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली इट हैज टू बी, है ना, ट्रांसपोर्ट होएगा। अच्छा इसमें फैसल साहब किसी भी चीज की एक्सटेंडेड सप्लाई चेन तक नहीं। यस, यानी मैंने ये जो फरहान ने जवाब लिखा, इसी को मैंने आगे कहा कि मैंने कहा हो सकता है कि अगर वो प्रोडक्ट खुद गार्डन कर गया ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल है मे बी इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सम पॉइंट। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, जैसे सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, लेकिन उनके बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें वही बात है, एक्सटेंडेड सप्लाई चेन में इट इज इम्पॉसिबल लॉजिस्टिक्स। और एक और सोचेंगे, विदाउट स्टोरेज इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अगर स्टोरेज ना करें तो क्या होगा? तो शॉर्टेज हो जाएगी। और सोचें मैंने, अच्छा एक और याद रखेंगे थोड़ा सा, हमें फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना, सोचेंगे इतना आसान है क्यों। आप सोचेंगे अगर स्टोरेज सिस्टम ना हो तो क्या होगा, वेयर हाउस ना हो। हमारे अरशद साहब हैं सर, फिर जस्ट इन टाइम अप्रोच रखकर काम करना होगा एंड दैट इज समवॉट इम्पॉसिबल। हाँ क्या कि आप जस्ट इन टाइम हर तरह की प्रोडक्ट नहीं रख बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी सर। और फरहान वल्नरेबिलिटी, और एक और बात बोलो ना फरहान, एक और चीज है सर, डिमांड को आप मीट नहीं कर पाएंगे फिर अगर एक्सेसिव डिमांड भी हुई। और सोचो सर, कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा ना, आपकी कैपेसिटी कितनी है और उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हैं। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा चैलेंज आएगा जब फ्लक्चुएटिंग डिमांड या जो हमारी सीजनल डिमांड। यस। अच्छा तुम्हें एक बात आपने क्यों नहीं बोली कि सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा तो फिजिबल ही नहीं होएगा। आप सोचे तो सही यार भाई। मैंने कहा 1 लीटर, अरशद साहब के पास मैंने कहा मुझे 5 लीटर रेड पेंट चाहिए, तो 5 लीटर के लिए पूरा तामझाम चलाएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज यू नो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज हम तो अभी वेयर हाउस चेंज करने का सोच रहे थे जी, तो मैंने डिसीजन को रिवर्ट किया। द रीजन वाज कि मैंने कहा कि पहले उस बड़े वेयर हाउस पे जाने से पहले अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो, क्योंकि मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो हाई हो जाएगी स्टोरेज की। यस, अभी हमने एक आपके अच्छा साहब आपकी बात काट रहा हूँ, हम आपके कंपेटिटर के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया वेयर हाउसिंग का, और जो आपने आपके स्टाफ ने शिकायत करी, ये उनके स्टाफ ने भी हमें शिकायत करी कि उनसे शिकायत करी कि जी हमारे पास कैपेसिटी कम हो गई है। हमने उनका प्रोजेक्ट किया और हमने उनकी कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को हमने निकाल के दिया कि जी आपकी यूटिलाइजेशन 46% है। 46 यानी 50% भी नहीं है और दे वांट अनदर वेयर हाउस। यस, तो हमने जो है वो उनका वेयर हाउस का पूरा एक मॉडल बिल्ड किया कि भाई मसाइल। जी शाह साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी अर्शद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी जी जी। तो अब उसमें ये होता है कि जो लोग जो हैं वो आमतौर पर फिर इसमें जो है वो ये आ गए, शायद इनका लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी जी सर जी जी सर, जैसे वॉल्स वाले करते हैं कि उनकी जो जो वो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो मतलब आपका वो भी कर रहा होता है, फ्रीजिंग भी कर रहा होता है। तो उनको क्या उस तरीके से वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ रही होती है? ठीक है, बिल्कुल हर एक को वेयर हाउस, आप सोचें बगैर वेयर हाउसिंग के तो मुमकिन नहीं है ना।
सर नहीं, अगर डिले भी होगा तो उनकी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, वो कूलिंग मतलब कर रही होंगी। कॉस्ट आप सोचें, अगर वो गाड़ी खड़ी है तो कॉस्ट बहुत आएगी सर, कॉस्ट बहुत आएगी। यस, वो तो कॉस्ट ऐसी आएगी कि आपको दुकान बेचनी पड़ जाएगी अपनी। ओके, समझ रहे हैं बात? वो आप कर तो सकते हैं काम, लेकिन असल गेम तो कॉस्ट का है ना, कॉस्ट कितनी आएगी। समझ रहे हैं बात? तो हम ये जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी बात सर ये पूरे कोर्स की स्लाइड्स है ना, ये एक आध दो लेक्चर की तो स्लाइड्स नहीं है? नहीं, ये तो एक आध दो लेक्चर की होंगी जी। सही है। और सारे बच्चों की दूसरी क्लास है 3:15 बजे और नमाज भी पढ़नी थी। तो यहाँ पर हम ये इस पे जो है वो अभी क्या टाइम हुआ, 3 बज गए क्या? 3 बज रहे हैं यार, बड़ी जल्दी वैसे टाइम गुजर गए हैं। जल्दी तो नहीं गुजरा। आप कह रहे होंगे यार हमसे पूछे ना कितनी मुश्किल हो गई हैं फसी साहब। सर आपकी एससीएम भी तो है ना नहीं, सर, 3:15 बजे आप भी ब्रेक ले लो। हाँ आज मैं सर आई थिंक इट्स आज आपने कोर्स की आउटलाइनिंग डिस्कस की है जी, लेकिन ये कि हर टॉपिक जो आपने इसके अंदर लिखा है वो बड़ी डिटेल से चलें। वेरी गुड। हाँ, इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल में हम जी, इसकी ड्यूरेशन कम पड़ जाएगी। हाँ असल में अच्छा सर, मैं जो बता रहा था कि इस पे ना आपको स्लॉटिंग पे काम करना चाहिए अपनी कंपनी में ना। हमने जो आपके कंपेटिटर के साथ काम किया तो मैंने आपको बताया कि 46% उनकी यूटिलाइजेशन थी और उनके लोग कहते थे नया वेयर हाउस चाहिए, और हमने उनसे कहा कि अभी भी आपका जो फ्यूचर का बिजनेस है उस पे ये वेयर हाउस काफी है। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी सर आप हमें कोई ई बुक सेंड कर दें इससे रिलेटेड, मैं इस कोर्स से रिलेटेड। जी मैं इसकी कोर्स आउटलाइन आज सिस्टम पे अपलोड करूंगा तो मैं आपको भेज दूंगा। और क्या कहते हैं, इसकी बुक हम यूज करेंगे। ये बुक हम यूज करेंगे, ये वाली बुक है, ठीक है। ये बाइबल कहलाती है, द हैंडबुक ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये बाइबल कहलाती है और इसका राइटर है जो बहुत मशहूर राइटर है रुस्टन, ठीक है। ये किताब जो लोग इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परसू योर करियर इन सप्लाई चेन, ये किताब खरीद लेंगे, ठीक है। वैसे इसका मेरे पास तो लेटेस्ट एडिशन है, 5th एडिशन। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी शायद मेरे पास होगी। मैं क्योंकि सॉफ्ट से हम तो आई डोंट बिलीव ऑन सॉफ्ट कॉपीज, जब तक कागज हाथ में नहीं आए मजा नहीं आता पढ़ने। तो ये किताब मैं तो कोई 4-5 दफा पढ़ चुका हूँ और मेरा अपना स्टाइल रहा है, मैं मार्किंग इसमें करता रहता हूँ। तो ये किताब आप लोग ले लें, ये आपके पास होनी चाहिए। तो मैं ये किताब अगर आप कहेंगे तो मैं सॉफ्ट कॉपी देखता हूँ, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको भेज देता हूँ। और जो लोग वैसे इंटरेस्टेड है, मेरा ख्याल है कि आपको ना ये खरीदनी चाहिए किताब। सर आप सॉफ्ट भी शेयर कर दिएगा क्योंकि कभी क्विक रेफरेंस के लिए ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। आमिर अयूब साहब हैं और जनाब हमारे मैं जरा ठीक। अच्छा, इसमें स्लाइड्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, मैं तो आपको पता है सब 20 15 स्लाइड्स होती हैं, लेकिन क्योंकि डिस्कशन उस पर बहुत होगा तो डिस्कशन पे ख्याल रखना। इस दफा स्लाइड शेयर ज्यादा हूँ, वेयर हाउसिंग पे थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि लेआउट वगैरह मैंने कोशिश की है कि मैं बना के आपसे शेयर भी कर लूँ, आपके पास हैंडी रहें। नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है। आफ्ताब अली हसन साहब हैं, अहमद रजा हैं, अहमद रजा नहीं है, अहमद दाद खान। अच्छा, अहमद रजा हैं, अहमद रजा। सर आप अटेंडेंस वाला वो स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हमें आसानी हो दिखने में। अच्छा बेटा, ये लीजिए, आपको स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, ये वाली जी। चलिए, अच्छा अहमद रजा साहब, अहमद दाद खान भी हैं। यस सर, आई एम हियर। एहसान अनवर साहब, माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज है। एहसान अनवर साहब भी हैं। अमारा है, अमारा चली गई, अमारा रहमान। जी सर, हो प्रेजेंट। अनीका सलीम सर प्रेजेंट। अरशद मोइनुद्दीन साहब हैं, फैसल साहब हैं, यस सर।
फरहान साहब, फसीउर रहमान साहब, फुरकान फारूक, माइक म्यूट रखिएगा बेटा, हसन जमील, हसाम अली खान, इमरान खान साहब, मरियम है, चली गई है मरियम सिद्दीकी, महरोज साहब हैं, मुइजुर रहीम, मुइज आज नहीं आए शायद। जी सर, प्रेजेंट। मुइज साहब आए हुए? अच्छा सर हूं मैं। जी बिल्कुल। जी सर। सर मेरा नाम सर इसमें है नहीं सर। आपका नाम नहीं आया? आप अटेंडेंस कर दिएगा। मैं जैसे मैं भी शायद आया नहीं। जरा बात कर लीजिएगा बेटा, है ना, पता नहीं अटेंडेंस अब वो आपको क्या अभी दे रहे हैं, दाखिला दे रहे हैं? अच्छा ठीक है उनसे पूछ लिएगा जरा, है ना। अच्छा, हसन बिन सुल्तान, हसन बिन जमील और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आए। फराज अब्बासी साहब हैं, हामिद हैं, खुर्रम अहमद हैं, मुनीरा नहीं आई हैं। अच्छा, कुछ लोगों के नाम नहीं है तो देख लेगा। रुबीना भी हैं, साजिद अली सर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपने एब्सेंट मार्क कर दिया, मैं हूँ सर आगे। अच्छा, और मुनीरा नहीं है ना, ठीक है। और शाहजेब मुगल, सिदरा, अब्दुल्ला मुजाहिद, अदील साहब, उमैर, उसामा शहूद, ज़ईम खान। जी, कुछ लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है जी। मेरी आवाज जी सर। कितने लोगों के नाम नहीं आए वो जरा वो नाम लिखकर उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। एक तो सीआर को दे दिएगा, नहीं तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो ना अटेंडेंस का, फिर वो आपकी क्लास वाले मुझसे पूछते हैं, जो आपका कोर्स और कंपनी वो उनके प्रोग्राम ऑफिस है। अच्छा, दूसरा ये कि ये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैसे, वो देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है वो 35 से ऊपर करेंगे नहीं शायद, या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। सर मेरी आज ही बात हुई है मुनव्वर से, और आज ही उसने कहा है कि आप कर दें, आज ही लास्ट डेट है या जो भी है। अच्छा, चले ठीक है ना, देख लेगा, क्योंकि 40 मेरे पास आ रहे थे, पता नहीं 35 नहीं 35 आ रहे हैं अभी, तो जरा सा चेक कर लीजिएगा, है ना। तो सर आपका कोर्स पूरे आईबीएम में फेमस है सर। चलें, दुआएं आप लोगों की चाहिए। किन किन के नाम नहीं है इसमें? खालिद समीन साहब का नहीं है और हसन जमील साहब नहीं है, बस 2 लोग हैं, बाकी तो सबके नाम आ रहे हैं। मेरा भी नहीं है, हसन बिन सुल्तान का भी नहीं है, वो 2 लोगों के, रमीज का भी नहीं है। खालिद अमीन सर, जी खालिद साहब आपका नहीं है, तो आप जरा सा बात करके ना उनसे बात कर लीजिएगा, और अपनी अटेंडेंस जो है वो मिस रुबीना सैयद को भेज दीजिए, तो ताकि जब हम बाद में प्रोग्राम ऑफिस मुझसे पूछेगा तो मैं इनसे पूछ के उनको आगे बता दूंगा, ठीक है। मैं कोर्स आउटलाइन अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। कोर्स आउटलाइन मैंने कुछ कोशिश तो की आपके साथ डिस्कस करने की, और मैं किताब भी आज भेज दूंगा। और रुबीना आप पूछ लीजिएगा, अगर ईद की छुट्टियों में कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो हम कोई सेशन रख लेंगे 1 घंटे का, और इंशाल्लाह ईद के बाद जो क्लास होगी तो या ऑनलाइन होती है या ऑन कैंपस होती है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाहर जरा कम निकलना है भाई, ईद की छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। बाहर मैंने कोई मुझे मिल गया तो -5 में, ठीक है, तो कोशिश करेंगे घर में रहेंगे। सर तो इसका मतलब आप भी बाहर होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम ही निकलूं। सर आपने लास्ट टाइम में यही कहा था कि कोई बाहर मुझे मिलना नहीं चाहिए, और आपने मिड टर्म में ऐसा असाइनमेंट वो दिया था पेपर जिसमें मैं बाहर ही जाना पड़ा था। वो मैंने कहा था कि चले कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई सवाल? अच्छा, कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन है आप सबका? सर क्वेश्चन यही है कि इतनी बड़ी जो कोर्स आउटलाइन आपने बताई है, तो हम ये कवर कर पाएंगे इन 11 सेशंस में जो बाकी मैं ये 7वीं दफा पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स ना, 8वीं दफा। आपको 7वीं दफा, आपको 8वीं दफा, वैसे मैं 7वीं दफा इन एमबीए इवनिंग और एमबीए एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में जी। तो इसमें चीजें आपको इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। असल में नहीं पढ़ाएंगे तो फायदा नहीं होगा, वैसे तो मैं इसका आधे का आधा भी पढ़ा दूं, आप भी खुश हो जाएंगे, लेकिन मसला मजा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ रहते हैं, थोड़ा इस वक्त तो नाराज रहते हैं, बाद में आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी।